हाँ, ये जो दूसरी बात आपने बोली थी ना कि ये तो सारे सोशल कंस्ट्रक्ट होते हैं, तो इसी लड़के का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। उसकी अपनी इंटरव्यू में वो क्या बताता है, कहता है कि मुझे फोर्स किया जा रहा था कि मैं लड़की हूँ, मुझे बैठ के पेशाब करना चाहिए, लेकिन मेरा मन करता था कि मैं खड़े होके करूँ। और इनिशियली जब वो छोटा था तो उसे पता नहीं। बेटा एक मिनट रुक जा। पहले तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जब आप साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं ना, तो ये आजकल एक ट्रेंड है कि हर चीज को जब हम साइंटिफिक टेम्परामेंट बोल देते हैं तो वो कूल दिखने लग जाती है। और क्योंकि आपने ये सोच लिया कि मैं यहाँ रिलीजन और हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो मेरा साइंस से लिंक नहीं है। मैं पिछले 20 साल से, अब तो 24 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। सो आई नो व्हाट इज साइंस, व्हाट इज साइंटिफिक टेम्परामेंट। और पहली चीज जो आपने बात की कि वो जेनेटिक्स के जर्नल में कोट हुआ था, तो आप अगर उसका नीचे साइटेशन देखेंगे तो नाम जॉन मनी आता है। यू नो जॉन मनी कौन था? पहली चीज, जॉन मनी वॉज नॉट अ जेनेटिसिस्ट, उसे जेनेटिक्स नहीं आती थी। सेकेंडली, ही वॉज नॉट इवन अ मेडिकल डॉक्टर, वो एक सेक्सोलॉजिस्ट था। राइट, जस्ट अ सेक्सोलॉजिस्ट। अब जस्ट अ सेक्सोलॉजिस्ट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप उसे एक जेनेटिसिस्ट बताने की कोशिश कर रहे थे। और जब ये साइंटिफिक जर्नल्स लिखे जाते हैं या उन्हें रिपोर्ट बनाई जाती है, उसके पीछे क्या कहानी होती है वो तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। अभी मैं अपनी बात को केवल जॉन मनी पे रिस्ट्रिक्ट करना हूं। वो बड़ा नाम क्यों है? क्योंकि वो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। लेकिन उसका क्लेम टू फेम क्या आप जानते हैं? और ये जो जितना LGBTQ मूवमेंट चला है, उसे उसका एक तरह से एक टाइम पे पायनियर कहा जाता था। अब इन्होंने, अगर आप अब नेट पे जाओगे तो उन्होंने जो एंट्रीज हैं उनको टिंकर कर दिया है। अब उसे पायनियर या गॉडफादर नहीं कहते क्योंकि अब वो थोड़ा मलाइन हो गया है। लेकिन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, क्या किया था उसने। ये सब स्टार्ट हुआ एक बहुत अनफॉर्चुनेट सर्जरी हुई थी जिससे ये सब स्टार्ट होता है। ये एक परिवार था, उनके घर में महिला को जुड़वा बच्चे पैदा हुए, दोनों लड़के थे। लेकिन उनकी एक समस्या थी कि उनमें जो यूरेथ्रा होता है, जो पेशाब वाली नली होती है ना, उसमें कुछ कुछ एबनॉर्मेलिटी थी जिसे दूर करना था। तो ये प्लान किया गया कि इनकी सर्जरी की जाएगी। अब जब सर्जरी की जानी थी तो उसमें कुछ हिस्सा था जिसे कॉटराइज समझते हैं, कि वहां पर करंट लगा के जला दिया जाता है उतनी जगह को, ताकि जब जलाया जाए या काटा जाए तो खून फैले नहीं, तो उसे जला देते हैं वहां पे। तो जब ये कॉटराइजेशन करनी थी, अब दो बच्चे थे, एक को लेके गए ऑपरेशन थिएटर में, और जब उस पे सर्जरी करनी थी तो उस बच्चे का दुर्भाग्य हुआ कि जो करंट की सेटिंग थी वो कुछ इस तरह की हुई कि उसका पूरे का पूरा जो जननांग था, जो पेनिस था, वो जल गया, वो खराब हो गया। तो अब दूसरे बच्चे की सर्जरी नहीं हुई। अब ये माँ बाप बहुत दुखी थे और वो अपने बच्चों को ले गए घर। दूसरा इंसिजन कर पेशाब इसका तो दूर होगी, लेकिन अब एक बच्चे का एक अंग खत्म हो गया। उनके अब इन पेरेंट्स का दुर्भाग्य हुआ कि उन्होंने जॉन मनी की इंटरव्यू देख ली। जॉन मनी ने ये क्लेम किया था, जो आपने भी थोड़ी देर पहले क्लेम किया, कि ये जो जेंडर है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। ठीक, इसी पे आने वाला। एग्जैक्टली यही बात जॉन मनी उस इंटरव्यू में बता रहा था। उसका कहना था कि अगर आप एनवायरनमेंट ऐसा देंगे कि आपके घर में लड़की का जन्म हुआ है और उसे आप लड़कों वाला माहौल दे देंगे तो वो लड़का बन जाएगी, लड़का है उसे लड़कियों वाला माहौल दे देंगे तो वो लड़की बन जाएगा। सिर्फ बायोलॉजिकल डिफरेंस जो बच गया वो रहेगा, अदरवाइज उनके टेम्परामेंट में, उनकी सोच में, उनकी बाकी चीजों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ये जो परिवार था, इन्हें वहां पर वो बोलते ना एक आशा की किरण दिखाई दी। तो इससे मिले जॉन मनी से, उसने इन्हें एश्योरेंस दे दी कि बच्चा आप एक काम कीजिए, हम इसकी सर्जरी करेंगे। अब जननांग आप समझते हैं कि पुरुष का जननांग लिंग है वो हटा दिया वहां से, और उसने क्या कहा कि हम यहाँ पर एक फंक्शनिंग इस तरह की क्रिएट कर देंगे कि लड़कियों वाली से फीलिंग आएगी। तो उस बच्चे की वैसी सर्जरी कर दी गई कि अब वो जब
पेशाब करने जाएगा तो वो बैठ के कर सकता है, नारी शक्ति की तरह। कर दिया गया जी उसे। और फिर उसे ये बताया गया, पेरेंट्स को उसने ये बताया कि आप अब इसे एक लड़की की तरह रेज कीजिए। उसका नाम ब्रूस था, तो नाम चेंज किया सबसे पहले कि इसको आप ब्रेंडा बोलेंगे, और आप किसी को नहीं बताएंगे, नहीं ये ब्रिंदा नहीं है, ब्रिंदा करात नहीं है, ये ब्रेंडा है, ठीक है। उसने बोला कि आप अब किसी को, ना तो इस बच्चे को कभी बताएंगे कि ये लड़का था, आप इसे लड़की ही बोलेंगे, और इसके आसपास जितने लोग हैं उन्हें सबको यही बताया जाएगा कि ये बचपन से ही इसका जन्म ही एक बच्ची के रूप में हुआ। पेरेंट्स को भी सूट कर रहा था कि चलो अब हमारे पास एक जोड़ा है, एक बेटा हो गया, एक बेटी हो गई, ठीक है हम वैसे रेज कर लेंगे। तो ये बड़े होने लगे बच्चे, और क्योंकि सारा कुछ अननेचुरल था तो ये सफल नहीं हुआ। लेकिन जॉन मनी एक सुपरस्टार बन गया कि देखो जी इसने क्या किया। उसे कोट किया जाता, जो आपने जर्नल्स की बात की ना, और आपने तो केवल जेनेटिक्स की बात की, एंडोक्रिनोलॉजी के जर्नल्स में भी जॉन मनी को कोट किया जाने लगा कि इस व्यक्ति ने ये करके दिखा दिया। लेकिन अब याद आपको क्या रखना है कि उसने केवल ये एक एक्सपेरिमेंट किया था, और क्या वो एक एक्सपेरिमेंट सफल हुआ था? नहीं, वो 100% फेलियर था वो एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वो बच्चे की इंटरव्यू है, मैं आपको वो दिखाता हूं। Parents didn't know a lot that was going on. And if they would have known, that never would have happened. By me not saying anything, the medical community was under the impression that my case was a success story. And I was shocked when I heard that people thought that my case was a success story. ये है असलियत जॉन मनी की, और ये इस सारी LGBTQ मूवमेंट का पायनियर, उसका गॉडफादर, उसका प्रणेता माना जाता है, क्योंकि इसी ने ये जो आज तुम सुनते हो ना कि जेंडर रीअसाइनमेंट हो जाएगा, सर्जरी हो जाएगी, प्यूबर्टी ब्लॉकर्स आ जाएंगे, या हार्मोनल थेरेपी दे दी जाएगी, जितने बज़वर्ड्स तुम सुन रहे हो ना, वो इस आदमी ने शुरू किए थे। और अब आपको समझ में आया कि एक इतना सुंदर बच्चा, उसका जीवन बहुत अच्छा बन सकता था, इस आदमी ने नर्क बना दिया उसे। और हुआ क्या था इसके साथ आपको पता है? फाइनली ये लड़का सुसाइड करके मरा है 38 वर्ष की आयु में। हाँ, ये जो दूसरी बात आपने बोली थी ना कि ये तो सारे सोशल कंस्ट्रक्ट होते हैं, तो इसी लड़के का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। उसकी अपनी इंटरव्यू में वो क्या बताता है, कहता कि मुझे फोर्स किया जा रहा था कि मैं लड़की हूँ, मुझे बैठ के पेशाब करना चाहिए, लेकिन मेरा मन करता था कि मैं खड़े होके करूं। और इनिशियली जब वो छोटा था तो उसे पता नहीं था, लेकिन जैसे बड़ा हुआ तो उसे लगा, क्योंकि ये सोशल कंस्ट्रक्ट नहीं है, ये अपने माइंड में बिठा लो, बायोलॉजी है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, नेचर है ये जिसने हमें ऐसा बनाया है। और जो इसका भाई था जुड़वा, वो 36 वर्ष की आयु में ओपीएम की ओवरडोज से मरा था, क्योंकि इनका जीवन नर्क के बराबर हो गया था। आपने उसके इंटरव्यू में देख लिया, स्वयं बता रहा है कि वो नर्क की तरह जिया, लेकिन पब्लिक में परसेप्शन ये क्रिएट की गई कि ये एक सफल परीक्षण किया गया था, और इसी के चलते आज एक बाढ़ आई हुई है। तो यहां से आप समझ सकते हो कि इसके पीछे की कहानी क्या है। हमेशा बेटा जो बताया जाता है वो सच नहीं होता, ये याद रखना। अभी इसी के बेसिस पे आगे क्या हो रहा है, अगर मैं आपको वो बताऊंगा ना, तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये जिन बच्चों को ऐसा किया जाता है, जिन बच्चों को आजकल उसे क्या बोलते हैं, रीअसाइनमेंट, जेंडर रीअसाइनमेंट हो रही है, ये कितना तगड़ा बिजनेस आप जानते हो। एक ऐसा बच्चा, जहां तक एक रफ एस्टिमेट बता रहा हूं, लगभग 1 करोड़ रुपए का बिजनेस देता है। बीटा ब्लॉकर्स में, हार्मोन थेरेपी में, सर्जरी में, इन सारी चीजों में पैसा लगता है। प्लस अभी अभी क्योंकि हम अमेरिकन मॉडल की बात करते हैं ना, सब जगह पे हम ब्लाइंडली इमिटेट करने लगे हैं। आपको पता है वहां पर क्या किया जा रहा है आजकल, कि अगर बच्चा ये बोल रहा है, पहले तो शुरू कैसे किया जाता है, वहां पर सेक्स एजुकेशन की क्लासेस शुरू की जाती हैं, जो यहाँ हमारे देश में भी शुरू की जा रही थी, लेकिन शुक्र है हमारे यहाँ पर जो पब्लिक थी वो थोड़ी जगी और उन्होंने इसका विरोध किया था। वहां क्या कर रहे हैं, ये 10, 11, 12 साल के बच्चों को सेक्स एजुकेशन देने के समय
वहां पर जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में बताना शुरू करते हैं। और उस जेंडर सेंसिटिविटी में यही वो सब बताया जाता है कि तुम हो सकता है लड़के हो सकता है तुम लड़के नहीं हो सकता है तुम लड़की हो सकता है तुम लड़की नहीं हो। अब ये किसी भी बच्चे के साथ किया जाने वाला सबसे बड़ा क्राइम है। जब वो 11, 12, 13 वर्ष की आयु में पहुंच रहा है ना, टीन एज, आप याद करके देखो, सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है बच्चा, क्योंकि उसका शरीर बदल रहा है, उसे अपनी सोसाइटी में अपनी पोजीशन वो ढूंढ रहा होता है, उस समय अनसर्टेन होता है बच्चा। उस समय आप उसके अंदर ये इस तरह के झूठ डाल रहे हो कि हो सकता है बेटा आज तुम लड़के हो, तो उसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं, असाइंड जेंडर। अब जैसे मान लो कोई लड़का है, उसे बोलेंगे कि तुम्हारा असाइंड जेंडर है लड़के, कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो डॉक्टर ने बोल दिया कि तुम लड़के हो, इस समाज ने बोल दिया तुम लड़के हो, इसलिए तुमने उसे मानना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम लड़की हो, तो तुम्हारी बात ठीक है, तुम लड़की हो, बाकी तो इन अदर वर्ड्स बाकी के सब गधे हैं, बाकी सब बेवकूफ हैं क्या? इतनी बड़ी सोसाइटी हजारों वर्ष से इवॉल्व होके आ रही है, वो मूर्ख है, लेकिन ये बच्चे को पता है। एक्चुअली में बच्चे को तो नहीं पता, बच्चे को तो ये लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसे रीइंफोर्स कैसे किया जा रहा है, उस पे आता हूं। ये अमेरिकन मॉडल है, उसमें एक एजेंसी जिसे चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज बोला जाता है। इसकी जरूरत वहां क्यों पड़ी? चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि वहां पर एक डिसफंक्शनल सोसाइटी है। उन्होंने सोसाइटी का विनाश कर दिया, कि वो फेमिनिज्म के नाम पे किया, राइट्स के नाम पे किया, कि हर किसी को अपना एक हक चाहिए होता है कि मुझे मेरा राइट चाहिए। सेक्स कैजुअल कर दिया, बच्चे ओपनली करते हैं, तो अब लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं तो बच्चे पैदा होते हैं, और बच्चे पैदा होते हैं तो वहां पर ये जो फादरलेस किड्स बड़े हो रहे हैं, उनकी एक अलग से समस्या है। स्टेप फादर के साथ रह रहे हैं, स्टेप मदर के साथ रह रहे हैं, तो वहां पर बच्चों का अब्यूज होता है, शोषण होता है बच्चों का, नहीं भी होता, लेकिन वहां की सोसाइटी में इतनी प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण उन्होंने बोला ये कि हम चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज शुरू कर रहे हैं, कि बच्चे के भी अधिकार है, उनको संरक्षित रखना। तो एक तरह से देखा जाए तो उनकी आवश्यकता थी। क्यों आवश्यकता थी? क्योंकि पहले उन्होंने इस तरह के झूठे सोशल रेवोल्यूशन स्टार्ट करके, सो कॉल्ड जिन्हें क्रांतियां बोलते हैं, वो स्टार्ट करके समाज का जो ताना बाना था वो तोड़ दिया। प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? आपको जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है उसे स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता थी, लेकिन वो करने की बजाय वो एक नई इंटरवेंशन डालते हैं जिसे बोलते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, कि वो सर्विस है जो बच्चे के चाइल्ड्स को राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, बचाएगी, संरक्षित रखेगी। अब उसकी आड़ में क्या किया जाता है? बच्चे को बोला कि तू अगर ये सोच रहा है, अब लड़का है 12-13 साल का, तो बोले तुझे अगर लगता है कि तू लड़की है तो तू लड़की है, बाकी सब तुझे गलत बता रहे हैं, और अगर तेरे पेरेंट्स ये बात नहीं मानते, तू चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज को फोन कर सकता है। फोन करेंगे, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज वाले आ जाएंगे, और फिर वो आपके माँ बाप के खिलाफ एक एडवर्स रिपोर्ट तैयार करके भेज देंगे। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि जो बच्चे के सबसे बड़े वेल विशर्स होते हैं, उनके हाथों से उनके बच्चे का भविष्य, उसके बच्चे के सोचने का अधिकार छीन लिया जाता है, और उसमें एक थर्ड पार्टी आ जाती है। वो थर्ड पार्टी कौन है? जो सरकार से तनख्वाह लेती है, और वो तनख्वाह किस चीज की लेती है? ये बताने की कि हम बच्चों के अधिकार को बचाने वाली एजेंसी है, और अगर उन्होंने अपनी नौकरी बचा के रखनी है तो उन्हें ये बताना पड़ेगा कि हमारी सर्विसेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बच्चों की ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं। तो अब माँ बाप का अधिकार छीन लिया गया। 12 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा, जिसे नहीं पता संसार कैसे चलता है, उसे बोला कि तू ठीक बोल रहा है। और अब ये तो पहला स्टेप है। उसके दूसरा क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आप अपने घर में खुश नहीं, तो आपके लिए हमने होम्स बना रखे हैं, चाइल्ड होम्स नहीं, उन्हें यूनिकॉर्न होम्स बोलते हैं, कि आप वहां जाके रह सकते हैं। टैक्स पेयर का पैसा, यानी उसमें माँ बाप का अपना पैसा भी गया होगा, जिसके कारण यूनिकॉर्न होम्स बने, जिनके चलते चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज बनी,
इन सबको चलाने के लिए उसी माँ-बाप का पैसा लिया जा रहा है और उस बच्चे को छीन के उस घर में बिठा दिया जाता है। और ये जो होम्स हैं, वहाँ पर 12 साल का बच्चा जा रहा है, जहाँ पे 14, 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे पहले से हैं, जो इसी तरह के, उनमें से कई बिगड़े हुए भी होते हैं, और वो फिर इन बच्चों का शोषण करना शुरू करते हैं। और यूनिकॉर्न होम्स के बाहर आपको बच्चों की ट्रैफिकिंग करने वाले दिखाई देते हैं। ये है वहां का मॉडल जो चल रहा है। आप जब ये सोचते हो ना कि आपको ठीक पता है, तो पहले साइंटिफिक एप्टीट्यूड बिल्ड करो बेटे, कि जो आपको बता रहा है उसका बीच इसमें क्या इंसेंटिव है। हाँ, इस प्लस पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री इस नए सेगमेंट में थ्राइव कर रही है। जो जब मैं आपसे बात कर रहा था ना कि कितने बड़े-बड़े माफिया इसमें इन्वॉल्व हैं, तो मैंने ड्रग इंडस्ट्री की बात की, जो हार्मोन्स बनाते हैं, सेक्स ट्रैफिकिंग की बात कर रहे हैं, जो सर्जरी हाउसेस खुले हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ हमारे देश में 10-10 लाख रुपए लेके कर रहे हैं ना सर्जरीज, लेकिन सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो पोर्नोग्राफी का है, जो यहाँ से पुश हो रहा है। तो कमिंग बैक टू जॉन मनी, कि आप जब ये सोच रहे हो ना कि आप किसी बड़े बड़े महान व्यक्ति की बात करें, आपको याद ये रखना है कि उस आदमी का केवल एक एक्सपेरिमेंट था, वो भी फेल्ड था, अटरली फेलियर था। वो झूठ पे उसने अपनी रेपुटेशन को बिल्ड किया, और उसने केवल वो एक परिवार तबाह नहीं किया। मुझे अभी उस परिवार का नाम ध्यान, राइमर्स थे। उनका एक परिवार नहीं तबाह किया, उसके बाद आज तक उसने जो एक स्ट्रीम शुरू की है, उसके चलते हुए पूरे अमेरिका में लाखों घर बर्बाद हुए हैं, और अब वही बीमारी हमारे देश में पहुंच चुकी है।